हेलो फ्रेंड्स, लाल क्लासेस कॉन्सेप्ट स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ रहे थे उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कौन सा चैप्टर था? इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इन इंडियन एजुकेशन। ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रभाव पड़ा, क्या ऐसा क्या हुआ कि भारतीय एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से चेंज होना शुरू हो गया। तो हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने कहा था कि उस समय इंग्लिश एजुकेशन को कंपलसरी करना शुरू कर दिया गया ब्रिटिश लोगों के द्वारा, और साथ ही साथ हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पीछे रह गए थे, उसकी भी नॉलेज हमें देनी शुरू कर दी गई थी, है ना। तो बहुत सारे, अब ये जब तक कि कोई प्रोमिनेंट लीडर्स हमें नहीं बतलाते, हमें इसके बारे में, इसके महत्व के बारे में नहीं सिखाया जाता, समझाया जाता, तब तक हम इस विचारधारा को लागू नहीं करते, अपनाते नहीं, और हम लोग वही ट्रेडिशनल जो पढ़ाई पढ़ रहे थे उसी को पढ़ते रहते, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई, और साथ ही साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हुई। विद्यापीठ, बनारस में विद्यापीठ की स्थापना हुई, है ना। ये सब स्थापना होने के बाद लोगों में पढ़ने की लालसा शुरू हो गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में, है ना, शांति निकेतन में उन्होंने क्या, है ना, कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना की? विश्व भारती, है ना, कौन सा? विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की। शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर जहां, है ना, रहते थे, वहां पर उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की। उस समय के बाद से धीरे 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 भारतीयों में पढ़ने की लालसा आने शुरू हो गई। बता भी चुके थे कि कल, है ना, कि गांधी जी ने नई तालीम शिक्षा नीति का, है ना, नई शिक्षा नीति का है ना, वर्धा स्कीम बताया था ना, जिसमें नई शिक्षा नीति, नई तालीम की स्थापना की। उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति के तौर पर जो भी जाने जाते हैं, उन्होंने इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश में नई शिक्षा नीति, नई तालीम को, है ना, आगे तक लेकर आए। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ कॉलेजेस के, कुछ, है ना, इंस्टीट्यूशन का भी निर्माण किया गया, जो इंस्टीट्यूशन हमें आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहला है ना, सेंट्रल हिंदू स्कूल। सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस में खोला गया, किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। सेंट्रल हिंदू स्कूल, अब ये हिंदू स्कूल है, जाहिर सी बात है, तो हिंदू विद्यार्थी जो पढ़ने के लिए लालायित थे, उसके लिए यह हिंदू स्कूल की स्थापना की गई। दूसरा था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, है ना, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ में, है ना, 1875 ईस्वी में खोला गया। यही कॉलेज बाद में, है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। आज एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तीसरा है नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में सैयद अहमद वारवरी के द्वारा खोला गया था। सैयद अहमद वारवरी के द्वारा नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में ही खोला गया। चौथा है न्यू इंग्लिश स्कूल, बॉम्बे में 1800 ईस्वी में, जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा खोला गया। 1800 ईस्वी में बॉम्बे में, है ना, न्यू इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश मीडियम पर आधारित शिक्षा के तौर पर न्यू इंग्लिश स्कूल, है ना, खोले गए। पांचवा है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को एजुकेशन नहीं, ये एजुकेशन बोर्ड था, जिसके नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के कलकत्ता में 1906 में खोला गया था, जिसके फर्स्ट प्रिंसिपल थे अरविंदो घोष। फर्स्ट प्रिंसिपल अरविंदो घोष थे, है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, अगला है वुमेन यूनिवर्सिटी। फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी भी इसको कह सकते हो, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी, जो पहला, है ना, महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी खोली गई, है ना, पुणे में 1916 में कार्वे के द्वारा। 1916 में फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी खोला गया, है ना। 1916 में फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी पुणे में खोला गया, किसके द्वारा? कार्वे के द्वारा।
संस्कृत कॉलेज बनारस में 1719 में खोले गए थे। संस्कृत कॉलेज 1719 में खोला गया था जोनाथन डंकन के द्वारा, है ना, जोनाथन डंकन के द्वारा। इसके अलावा और भी कई कॉलेजेस खोले गए, है ना, जो हमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करना शुरू कर दिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश। भारतीय एजुकेशन में ब्रिटिश का क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या योगदान रहा शिक्षा के क्षेत्र में, है ना। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा कि जोनाथन डंकन, ये भी तो एक अंग्रेज थे ना, जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की बनारस में 1719 में, है ना। उसके साथ ही विलियम जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। किसका? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की विलियम जोन्स ने। अब रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना का उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत में, है ना, भारत में इंडियन हेरिटेज, समझ, इंडियन हेरिटेज, एक मिनट बता रहे हैं क्या होता है इंडियन हेरिटेज। क्या? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी किसने? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने कब किया था इसका? 1784 में। 1784 में। किस चीज के लिए? तो इंडियन हेरिटेज, भारतीय धरोहर, जो हमारी संपत्ति, आज कहते हैं ना कि हमारी धरोहर, हमारी संपत्ति है, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, इन सबको सुरक्षित रखने, इन सबको संरक्षित रखने के लिए रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, है ना। विलियम जोन्स ने कालिदास के, यही इन्होंने ही कालिदास का एक नाटक था, एक प्ले था, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और इसे प्ले भी किया गया। लोगों के पास हमारी जो संस्कृति थी उसको बताया गया ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे शब्दों को, हमारे संस्कृति को जान सके। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था। जेम्स प्रिंसेप हमारी ब्राह्मी लिपि जो थी, ब्राह्मी लिपि जो थी, है ना, ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो थी, उसको पढ़ने योग्य बनाया। इन्होंने उसको पढ़ा, जिसके, है ना, जिसके कारण क्या, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में हमें बहुत ज्यादा योगदान मिले। जैसे उस समय बहुत सारे ऐसे, है ना, लिखावटें थी, जैसे अशोक स्तंभ, ठीक है, उनके जो स्क्रिप्ट थे, शिलालेख थे, पत्थरों पर लिखा जाने वाले जो शब्द होते हैं उसको शिलालेख कहते हैं, और उस पर जो शब्द थे वो हम लोग आम आदमी नहीं पढ़ सकता था। उसको पढ़ने के लिए बहुत सारे लैंग्वेजेस का अध्ययन किया जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले उसे बताया, ब्राह्मी लिपि को पढ़कर बताया कि कैसे यह क्या लिखा हुआ है ना। अलेक्जेंडर कमिंगन भी इंडियन आर्कियोलॉजिकल में, इंडियन आर्कियोलॉजिकल को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा योगदान दिए। तो ये सब इसलिए ताकि हमारे देश में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा सके, हमारे देश के लोग भी बहुत ज्यादा इसका क्या उठा सके, फायदा उठा सके। और ये सब जो इंस्क्रिप्शन था, ये सब जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस थे, इन सब का भी क्या कर सके, है ना, बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। ठीक है, अब है सम अचीवमेंट। कुछ अचीवमेंट क्या क्या थे? तो कुछ अचीवमेंट क्या थे? तो 1914 ईस्वी में कांग्रेस का साइंस सेशन हुआ था, अधिवेशन जिसको कहते हैं, मीटिंग जिसको कहते हैं, नहीं, किसी टॉपिक पर एक दिन क्या होती है, चर्चा होती है। तो साइंस सेशन हुआ था 1914 ईस्वी में कांग्रेस एसोसिएशन के दौरान, जिसमें भारत के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने हिस्सा लिया, जिसमें से, है ना, जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस, सीवी रमन, सत्येंद्र नाथ बोस, बीरबल साहनी, इन सब ने हिस्सा लिया। उन्हीं में
1930 ईस्वी में सीवी रमन को रमन इफेक्ट के कारण फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ था। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने नोबेल प्राइज जीता था, है ना, जिनको सीवी रमन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पीसी महालनोबिस उस समय के सबसे बड़े स्कॉलर स्टैटिस्टिक्स में थे, सांख्यिकी के क्षेत्र में। अब कौन सा क्या चीज था, तो लेखा जोखा रखने वाले जो होते हैं, कि जैसे आज हमने कुछ रुपए कमाए तो वह हम आज खर्चा करें, कुछ रखते हैं, तो है ना, कुछ खर्च करते हैं, कुछ रखते हैं या फ्यूचर के लिए। तो उनके पास ये दिमाग थी कि भारत में कितना अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाए, कैसे अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाए और इसको डेवलप कैसे किया जाए, इसकी जो जमा पूंजी है सरकार को किस प्रकार से, है ना, बढ़ाया जाए ताकि लोगों पर टैक्स का असर भी नहीं पड़े और सरकार के पास भी पैसे आते रहे। तो ये सब बहुत बड़े गणितज्ञ, है ना, गणनाकार कहलाते थे पीसी महालनोबिस। और उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी थे, जैसे एस रामानुजन, मैथमेटिशियन थे, बहुत फेमस। ठीक है, एस रामानुजन मैथमेटिशियन थे। एस विश्वेश्वरैया नाम तो सुना ही होगा, एस विश्वेश्वरैया, जिन्होंने, है ना, डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के बारे में भारत को बतलाया। डैम सबसे पहले उन्हीं के कॉन्सेप्ट पर भारत में बनाया गया था। उसके बाद डैम को बनाने के बाद उन्होंने कहा कि क्यों हम डैम का पानी को हम वेस्ट क्यों करते जाएं, डैम से पानी जो गिर रहा है उसको वेस्ट क्यों करते जाएं, क्यों ना हम कुछ ऐसा टेक्निक इस्तेमाल करें कि डैम के पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकें। तो उन्होंने ही डैम के पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करना भारत में स्टार्ट किया था। तो वो एक बहुत बड़े इंजीनियर के तौर पर उस समय उभरे थे। ठीक है। एजुकेशन हमारे देश में हमारे लिए किस चीज का, एक जागरूकता का कारण बन जाता है, अवेयरनेस का कारण बन जाता है ना। अब देखो, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आप वहां पर पढ़कर बता सकते हैं कि हाँ, कि कौन सा ट्रेन ये लगी हुई है, किस ट्रेन से हमको जाना है, और है ना कहां पर रुकी, वहां पर भी हम लोग को लिखा हुआ मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आप ट्रेन पर चढ़ते होंगे तो आपको मिलते होंगे, जो पूछते हैं देखो तो बाबू ये कौन सा स्टेशन आया, आप पढ़कर बताते हैं कि ये वाला स्टेशन है ना। तो वो बोलते हैं कि अगर ये वाला स्टेशन आए तो हमको बताना, हमें यहाँ उतरना है। तो सोचो, तुमसे बड़े लोग तुमसे पूछ रहे हैं, है ना, कि ये वाला कौन सा स्टेशन आए, इसका मतलब क्या हुआ, उनको कहीं बहुत जगहों पर इस तरीके की परेशानी होती होगी, है ना। उनको तो बहुत सारे लोग ठगते होंगे क्योंकि वह इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है। अगर वह कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो क्या वह, है ना, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट देखेंगे, उनको समझ में आएगा। इंग्लिश में लिखा हुआ होता तो और नहीं समझ में आएगा। तो उस समय दुकानदार उनको ठग भी देता है। जैसे अगर मान लेते हैं आप कोल्ड ड्रिंक लिए, बिस्किट लिए, तो बिस्किट लेंगे तो खाने के लिए लेंगे, आप 10 आदमी को तो नहीं दिखाएंगे कि देखिए तो इसका एक्सपायरी डेट खत्म तो नहीं हो गया है ना, वह लेंगे और फाड़ के खा लेंगे। तो ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता है कि वह खराब है या अच्छा है, बस उनको तो खाने से मतलब। तो ऐसे लोग ज्यादातर ठगे जाते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एजुकेशन जो है लोगों को अवेयर करने का काम करती है ना। और भारत में तो उस समय अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि ब्रिटिश हमारा बहुत ज्यादा शोषण कर रहा था, है ना। अब आगे का टॉपिक है हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, ये हमारा चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 टॉपिक यहाँ बचा हुआ है, एक है बड़ौदा यूनिवर्सिटी और एक है ना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। देखो, डॉक्टर जैक्सन जो बड़ौदा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे, है ना, उन्होंने डॉक्टर जैक्सन बड़ौदा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे, लेकिन बड़ौदा यूनिवर्सिटी को मान्यता नहीं मिल रही थी। बड़ौदा यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन तो बहुत पहले हो गया था, है ना, लोग उसमें पढ़ने भी बहुत पहले से लगे थे, है ना। 1916 से 1919 ईस्वी तक उसको फाउंडेशन करने के लिए बहुत सारे,
है ना, कमेटी की स्थापना की गई, रिवाइव किया गया कि आप इसे मान्यता दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर एक कमीशन बिठाया गया, है ना, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बिठाया गया बड़ौदा यूनिवर्सिटी को 1926 में, कि बड़ौदा यूनिवर्सिटी की जांच की गई कि क्या ऐसा खामियां है उसमें कि उसको पूरी तरीके से क्या नहीं मिल रहा है, यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिल रहा। एट लास्ट, है ना, एट लास्ट फाइनली 1949 में सरकार, जब हमारी सरकार की निर्माण हुआ, हमारा सरकार बना, उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली ने, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली ने बड़ौदा यूनिवर्सिटी को एक यूनिवर्सिटी के तौर पर मान्यता प्रदान की। सोचो, इसमें कब 1916 की बात कर रहे हैं और फिर 1949 की बात कर रहे हैं, तब से लेकर, है ना, बहुत सारे कमीशन की स्थापना हुई, लेकिन बड़ौदा यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी नहीं घोषित किया गया। बाद में जब हमें आजादी मिली तब जाकर इसे हम यूनिवर्सिटी की घोषणा की। क्लियर? अब है यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़। अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी की स्थापना, आपने पहले पढ़ा अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान के द्वारा। उस समय मुस्लिम थोड़ा सा ज्यादा स्टीरियोटाइपिंग थे, खास करके मुस्लिम महिलाएं तो, है ना, पढ़ने लिखने से बहुत कोसों दूर थी। क्यों? एक तो घर में भी रहना और घर में भी, है ना, अपने बुर्का पहनकर रहना, बाहर निकलना बुर्का पहनकर निकलना, तो इस तरीके से वह एजुकेशन में बहुत कम थी। सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि मुस्लिम में भी इलाइट क्लासेज हो, मुस्लिम भी, है ना, पढ़े लिखे, लेकिन पढ़ने लिखने के साथ उनको यह भी डर था कि अगर मुस्लिम लोग, है ना, वेस्टर्न कल्चर को अपना लेंगे तो क्या होगा। तो इनको यह भी मंजूर नहीं था, उनको मुस्लिम को इलाइट भी बनाना था, मुस्लिम को नॉलेज भी देनी थी, लेकिन इसके शर्त यह भी था कि वह पढ़ लिख कर अपना ही कल्चर में रहेंगे, है ना, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो नहीं करेंगे, अपने कल्चर को ही अपनाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने, है ना, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की 1875 में, जो पहले हम लोग देख चुके हैं, और बाद में यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस हुआ। बाद में इसी का नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना, रखा गया। और सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मूवमेंट के क्या बन गए? नायक बन गए, लीडर बन गए। अलीगढ़ मूवमेंट के लीडर सर सैयद अहमद खान बन गए। यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो सबसे फर्स्ट वुमेन चांसलर थी, वह कौन थी? सुल्ताना जहां बेगम। सुल्ताना जहां बेगम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फर्स्ट लेडी चांसलर थी, फर्स्ट लेडी चांसलर थी, है ना। उसके बाद तो बहुत सारे कॉलेज जो है अलीगढ़ में खोले जाने शुरू हो गए, जिसका मेन पर्पस था हमारे देश में लोगों को एजुकेशन देना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही सेक्टर में एक अंधे व्यक्तियों के लिए, ब्लाइंड पर्सन के लिए भी स्कूल की स्थापना की गई 1927 में, है ना। उसके साथ ही मेडिकल कॉलेज को भी अटैच किया गया, साथ ही साथ 1930 ईस्वी में मेडिकल कॉलेज को भी अटैच किया गया। और अब जाकर यह मेडिकल कॉलेज को अटैच करने के बाद वहां डॉक्टरी की भी पढ़ाई होनी शुरू हो गई, मेडिकल की पढ़ाई होनी शुरू हो गई, और साथ ही साथ अंधे व्यक्ति भी वहां पर पढ़ना शुरू कर दिया, है ना। तो ये इन सब चीजों के कारण हमारे देश में जो क्या होने लगा, हमारे देश में जितने भी लोग किसी न किसी तरीके से जो इन्वॉल्व हो रहे थे वो पढ़ना शुरू कर दिया। क्लियर? तो यह था हमारे भारत में, भारत के एजुकेशन सिस्टम में ब्रिटिश के आगमन के बाद होने वाले चेंजेस। अब हमारा क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर आप लोग बनाएंगे, इसको जब क्लास खुलेगी तो हम चेक करेंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है ना, कि क्वेश्चन आंसर में कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ये क्वेश्चन टाइप चैट सेक्शन में जाएंगे और क्वेश्चन को लिखेंगे, है ना। क्वेश्चन को लिखेंगे हम, फिर उसको अगले चैप्टर में अगले दिन डिस्कस करेंगे। क्लियर? लेकिन ये सारा चीज जो है आपके कॉपी पर होने चाहिए, बना हुआ होना चाहिए, ठीक है? क्लियर?
धन्यवाद।